सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सुमित्राई लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 91 डिस्कस किया था, जो कि चैप्टर 6 का पहला सेक्शन है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के टाइटल में जो लिखा गया है। सेक्शन 91 में हमने समझा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखे गए हैं तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा सिवाय उस डॉक्यूमेंट के या फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस। उसे दो एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे, कुछ इलस्ट्रेशन भी हमने उसके साथ पढ़े थे। अब सेक्शन 92 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 91 और सेक्शन 92 ये दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे तब ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये जो सेक्शंस है ये हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इनको साथ में पढ़ना और इजी हो जाता है। साथ में पढ़ने से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 91 92 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी है। कैसे कॉम्प्लीमेंटरी है? सेक्शन 92 का क्या कनेक्शन है सेक्शन 91 के साथ? क्योंकि सेक्शन 91 में जो जनरल रूल लिखा गया है, क्या जनरल रूल लिखा गया है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्लैरिफाई किया है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 91 में सिंपली ये लिखा गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, ग्रांट के टर्म्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स अगर लिखे गए हैं तो कोई दूसरा एविडेंस यानी कि ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। वही डॉक्यूमेंट लाके आपको वो फैक्ट प्रूव करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 92 भी उसी को आगे बढ़ा रहा है। सेक्शन 92 भी वही आगे कहता है। अगर आप सेक्शन 91 या 92 दोनों की लैंग्वेज कंपेयर करके देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, लेकिन वो दोनों सेक्शन डिफरेंट भी है। सिमिलैरिटी दिखेगी तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी ग्रांट है, इसमें भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, या कोई मैटर जो भी रिक्वायर्ड बाय लॉ है और जिसे लिखा गया है, तो फिर ये एक दूसरे से अलग कैसे है? सेक्शन 92 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 92 में देखिए, एक जनरली ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें रूल लिखा गया है और उसके 6 एक्सेप्शंस नीचे दिए गए हैं। यहां आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, ग्रीन में मैंने वो दो चीजें अलग से निकाली है और तीसरी जो इसमें लाइन है जो मैंने ब्लू में लिखी है, वो जो लाइन है वो सेक्शन 92 को 91 से अलग करती है। तो सेक्शन 92 एग्जैक्टली क्या है? देखिए, सेक्शन 92 का मैं आपको प्लेन रीडिंग करके बता रहा हूं, आप अपने बेयर एक्ट में देख सकते हैं। सेक्शन 92 में लिखा हुआ है, when the terms of any usage, any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms। तो सेक्शन 92 का कहना यह है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या ग्रांट के टर्म्स या किसी और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स, एक बात यह लिखी हुई है, देखिए पीपीटी में आप देख सकते हैं, when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स या कोई ऐसा मैटर जो लॉ रिक्वायर कर रहा है, लॉ
में ये जरूरी है। रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि कानूनन ये जरूरी है। क्या जरूरी है? कि वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए। और इसे अगर लास्ट सेक्शन के अनुसार साबित किया गया है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, मैं आप लोगों का ध्यान सेक्शन 92 के इस फ्रेज पे मैं कंसंट्रेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा। आप सेक्शन 92 का जो ये लाइन है, कौन सा? डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन। यहां डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन 91 के अनुसार। तो आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। कोई भी ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट एडमिट नहीं किया जाएगा। किस बात के लिए एडमिट नहीं किया जाएगा? एक तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वैरी करने के लिए, या एडिंग द टर्म्स और सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स। ये सेक्शन 92 पढ़ने के बाद यहां जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं, ये कंटेंट्स लिखने के बाद, पढ़ने के बाद हमको यह समझ में आता है कि सेक्शन 92 किस तरीके से 91 को कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक्शन 92 कहता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स, या जहां जहां कानूनन ये जरूरी लिखा गया है कि आपको इसे लिखित स्वरूप में ही लिखना है, ये फैक्ट अगर आपने सेक्शन 91 के अनुसार साबित कर दी, प्रूव कर दी, मतलब आपने वही डॉक्यूमेंट ला। क्या 91 के अनुसार क्या साबित कैसे करना है? सेक्शन 91 के अनुसार हमें वही डॉक्यूमेंट लाके साबित करना है, वही डॉक्यूमेंट सबूत के स्वरूप में कोर्ट में देना है और इसे प्रूव करना है। और अगर हमने एक बार वैसे प्रूव कर दिया तो फिर दूसरा कोई भी, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, तो कोई भी ओरल एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा। ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट देने के लिए आप एंटाइटल नहीं होंगे। समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, समझ लेते हैं कि कोई सेल डीड है जो कि दोनों में कवर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी है वो, और कानूनन ये रिक्वायर्ड भी है। सेल डीड कानूनन ये जरूरी होता है कि उसे रिटन फॉर्म में लिख करके उसको रजिस्टर करना जरूरी है, तभी वो सेल कहलाता है। वैसे ही कानूनन मॉर्गेज करते समय आपको मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज के अलावा आपको उसे लिखना है, फिर रजिस्टर करना है। और एक बार कोई सेल या मॉर्गेज या गिफ्ट लिखित स्वरूप में लिख करके कंप्लीट किया गया है और वो सेल डीड या मॉर्गेज डीड या गिफ्ट डीड अगर कोर्ट में ला करके दे दिया, तो अभी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। जैसे कि सेल डीड में लिखा हुआ है कि मैं 5 लाख रुपए को अपनी 2 एकड़ जमीन आपको बेच रहा हूं, तो आप ओरली ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरे एग्रीमेंट में मैंने 5 लाख रुपए नहीं लिखा, मुझे वो 3 लाख रुपए में बेचना था। भाई 3 लाख रुपए में बेचना था तो इसमें लिखा तो 5 लाख है, या मुझे 5 लाख में नहीं 3 लाख में खरीदना था, तो तुमने साइन कर दिया सेल डीड में, इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए में आप खरीद रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट लाके प्रूव कर दिया है। अभी आपका ओरल एविडेंस आप बंद कर दीजिए, आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स सेक्शन 91 के अनुसार साबित किए जा चुके हैं, सेक्शन 91 के अनुसार कैसे साबित किए जा चुके हैं? वही डॉक्यूमेंट लाके साबित किए जा चुके हैं, तो अभी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। और ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि किस बात के लिए नहीं दे सकते? आप उस एग्रीमेंट में जो लिखी गई बात है, उस बात को ना तो आप वैरी कर सकते हैं, वैरिंग फॉर द पर्पज ऑफ वैरिंग, वैरिंग का मतलब होता है उसमें बदलाव लाना, एडिंग, एडिंग का मतलब उसमें कुछ जोड़ देना। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि 5 लाख रुपए का सेल डीड हो गया, आप उसमें जोड़ना चाहते हैं कि 6 लाख रुपए, तो आप जोड़ नहीं सकते। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है
उसमें से घटा देना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं 5 लाख की जगह मैं 3 लाख रुपए में खरीदना चाहता था। और ये कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब होता है उसके बिल्कुल विपरीत। विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब डिड में या कागज में कुछ एक बात और लिखी है और आप कोर्ट को कुछ दूसरी और बात बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको ओरली कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होगा। और आप जो भी बोलेंगे उस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा। चाहे आप दो चार विटनेसेस लेकर के आए, दो चार विटनेसेस को कटघरे में खड़ा कर दिया आपने कोर्ट को, वो विटनेसेस बोल रहे हैं कि जज साहब ये इस सेल डीड में तो लिखा हुआ है 5 लाख रुपए, लेकिन ये लोग 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते थे, ऐसा एविडेंस देने के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। जनरल रूल सेक्शन 92 का कहता है, फिर से एक बार ध्यान देके सुनिए। सेक्शन 92 का जनरल रूल यह है कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या किसी और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स लिखित स्वरूप में लिखे गए हैं या जहां जहां कानूनन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स लिखना जरूरी है, अगर उसे लिख दिया गया है और सेक्शन 91 के अनुसार उसे साबित किया गया है, तो ओरल एविडेंस, ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट देने से आपको रोका जाएगा। और आप देते भी है तो उसे एज एन एविडेंस कोई भी महत्व नहीं होगा, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 92 के हेडिंग में ही लिखा हुआ है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। तो सेक्शन 92 का ये जो पहला पैराग्राफ है, इसके साथ आपको सेक्शन 92 के नीचे दिए हुए 3 इलुस्ट्रेशंस पढ़ने हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए पहला इलुस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, मैं आपको बैरेक्ट में से पढ़ करके बताता हूं। सेक्शन 92 का पहला इलुस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है वो ये है, अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज इफेक्टेड ऑन गुड्स in a ship, in ships from Calcutta to London. The goods are shipped in a particular ship which is lost. The fact that that particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved. देखिए इस उदाहरण में उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी किया गया चीजों का, गुड्स, गुड्स का मतलब चीजें होती है, तो चीजों का इंश्योरेंस पॉलिसी किया है। अब ये चीजें कहां से कहां जा रही है? कलकत्ता से लंदन को जा रही है। कलकत्ता से लंदन को ये चीजें जा रही है और वो एक शिप यानी कि जहाज में जा रही है। तो जो व्यक्ति अपने गुड्स उस जहाज के मालिक को दे रहा है, उनके बीच, जहाज मालिक और वो वस्तुओं का जो मालिक है, गुड्स का मालिक, इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या, किस बात का एग्रीमेंट हुआ है? कि इंश्योरेंस निकाला जाएगा, यानी कि रास्ते में समंदर में कहीं जहाज अगर डूब जाए तो उसका पैसा इंश्योरेंस, ये वस्तुओं का जो मालिक है उसे मिलेगा। हुआ भी वैसा, चीजें जहाज में लदी गई, फिर जहाज कलकत्ता से लंदन निकल पड़ा, रास्ते में जहाज डूब गया। तो ये वस्तुओं का जो मालिक था, गुड्स का मालिक, वो जहाज के मालिक के पास गया, बोला कि मेरे 20 लाख रुपए की चीजें थी, मुझे इंश्योरेंस के तौर पे 20 लाख रुपया वापस चाहिए। उसने देने से मना कर दिया, फिर वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में इसने केस कर दिया। सेक्शन 91 के अनुसार कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा, क्योंकि ये लिखित स्वरूप में एग्रीमेंट हुआ था, तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट दिया गया। कोर्ट को डॉक्यूमेंट दिया गया और डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि कलकत्ता से लंदन जाने वाला जो जहाज है, उस जहाज में चीजें लदी जाएगी और बीच में अगर वो डूब जाता है तो उसका पैसा उस जहाज मालिक को इंश्योरेंस के फॉर्म में देना पड़ेगा। अब ये जहाज का जो मालिक है वो क्या कर रहा है? देखिए, वो जहाज का मालिक कहता है
कि दैट पर्टिकुलर शिप वाज ओरली एक्सेप्टेड फ्रॉम द पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला गया है वो इंश्योरेंस पॉलिसी उस डूबे हुए जहाज को लागू नहीं होगा। मतलब इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप कैसे समझेंगे कि जैसे उस जहाज मालिक के पास दो जहाजें हैं, एक जहाज का इंश्योरेंस पॉलिसी है, दूसरे का नहीं है। तो जिस जहाज का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है उस जहाज में वो चीजें उसने कलकत्ता से लंदन भेजी, रास्ते में जहाज डूब गया। अब ये कहता है कि उस जहाज पर तो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, लेकिन ये वस्तुओं का मालिक कोर्ट में उसे ये ओरल स्टेटमेंट, ओरल एग्रीमेंट नहीं देने दिया जाएगा। ये वस्तुओं का मालिक कहेगा कि देखिए कागज में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। सेक्शन 91 के अनुसार मैंने डॉक्यूमेंट ला करके प्रूव कर दिया। सेक्शन 92 कहता है कि अगर 91 के अनुसार साबित कर दिया गया है तो ओरल एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। इस हिसाब से जहाज का मालिक ओरली ये नहीं बोल सकता कि वो जहाज, मैं नहीं जानता आपका कौन सा जहाज पॉलिसी किया हुआ है, आपका कौन सा जहाज पॉलिसी नहीं किया हुआ है। मेरे तो डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर वस्तुएं डूब जाती है, टूट फूट जाती है, जल जाती है, तो उसका हरदाना, उसका इंश्योरेंस मुझे, कॉम्पेंसेशन मुझे देना पड़ेगा। बस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है तो आपको देना ही पड़ेगा। और कोर्ट भी यही कहेगा, क्योंकि यू कैनॉट गो बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आप उसके परे नहीं जा सकते। ये सेक्शन 92 का नियम कहता है कि 91 के अनुसार अगर ये साबित हो चुका है, साबित तो हो गया, उसने डॉक्यूमेंट लाके दिया, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि अगर रास्ते में चीजें डूब जाती है, टूट फूट जाती है, जल जाती है, कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसका इंश्योरेंस दे दूंगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि आपके कौन से जहाज का इंश्योरेंस है, कौन से जहाज का नहीं है, आपको देना है, बस देना है। ठीक है। अब इसके आगे वाला एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि सेक्शन 92 में ही लिखा हुआ है। ये एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे, दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी ₹1000 on the 1st March 1873. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved. ये एग्री कर रहा है, ये मान रहा है लिखित स्वरूप में कि 1000 रुपया मैं 1 मार्च तक दे दूंगा, 1 मार्च 1873 तक मैं दे दूंगा। अब उसी समय कोर्ट में ये व्यक्ति जो एग्री कर चुका है, जो मान चुका है कि मैं 1 मार्च 1873 को 1000 रुपया दे दूंगा, जो इसने मान लिया है, कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि जैसा आप मुझे लगा कि मैं तो 31 मार्च तक दे दूंगा, मतलब 30 दिन और आगे है। भाई कागज में क्या लिखा हुआ है? कागज में लिखा हुआ है कि 1 मार्च, आप उसमें नीचे आपने साइन कर दिया, आपने ये मान लिया। ये एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी ₹1000, ये ने बी को 1000 रुपए देने का एग्रीमेंट कर लिया, वो भी 1 मार्च को। अब कोर्ट में आके कहता है कि जज साहब मैं तो 31 मार्च तक दूंगा। व्हाट इज रिटन इन डॉक्यूमेंट? कागज, कागज में क्या लिखा हुआ है वो कागज लाके बी ने कोर्ट को दिखा दिया। अब ये प्रूव हो गया। सेक्शन 92 कहता है कि कागज लाके दिखा दिया, प्रूव हो गया, क्या बीन प्रूव्ड एज पर लास्ट सेक्शन, एज पर सेक्शन 91 ये साबित हो चुका है। तो आप उसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, वैरी नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब उसमें से कुछ घटा नहीं सकते। अब ये तो उसमें वैरी कर रहा है, उसमें बदलाव कर रहा है, उसमें अलग दूसरी चीज दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं तो 31 मार्च। अभी भाई 1 मार्च लिखा हुआ है तो 31 मार्च कैसे हो जाएगा? जो लिखा हुआ है, जो कहते हैं, ये कहावत जो है, हम जो कहते हैं ना कि एक लिखा 100 बका, 100 बका एक लिखा, जो लिखा है वो बात करो। आप ओरली कितना भी एविडेंस, कितना भी स्टेटमेंट, आप चाहे तो मेरे दोस्त को पूछ लीजिए, ये भी वहीं खड़ा था जो ये डॉक्यूमेंट मैंने लिख करके दिया,
तो उसमें मेरे दोस्त को चलते चलते मैंने ये बोला था कि ठीक है, दिया दिया तो दूंगा 1 मार्च तक, नहीं तो दूंगा 31 मार्च तक, उसमें क्या है, ऐसे बोला था कि नहीं? तो वो विटनेस कह रहा है कि हाँ बोला था भाई, बोला था, बट व्हाट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट, कागज में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या एग्री कर लिया? आपने तो एग्री कर लिया कि 1 मार्च तक मैं पैसा दे दूंगा। तो अभी 31 मार्च कैसे आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, और सेक्शन 91 का 92 का नियम कहता है कि जो लिखा है बस वही आपको कोर्ट में देना है। ठीक है, अब तीसरा भी इलुस्ट्रेशन आप साथ साथ पढ़ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और इसके साथ साथ ये भी आपको कमेंट में लिखना है कि कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सेक्शन, अब कोई भी एक सेक्शन हो, कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ताकि मैं एफर्ट आपके लिए थोड़ा सा कर दूं। ठीक है, तीसरा जो इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन नंबर सी जो लिखा हुआ है, an estate called the Rampur Tea Estate is sold by a deed which contains a map of the property sold. The fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved. एक estate यानी कि प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रामपुर टी estate। रामपुर टी स्टेट नाम से एक संपत्ति है, एक स्टेट है, और वो बेच दी गई है, जिसका पूरा मैप क्लियरली, पूरा का पूरा मैप दिया हुआ है। ठीक है, मैप है मतलब आप देखिए, ईस्ट से वेस्ट कितना, साउथ से नॉर्थ कितना, या राउंड कितना है, ये पूरा डिटेल उसमें होगा ही होगा। मैप का मतलब क्या होता है, आप नक्शा जानते हैं, नक्शा मतलब डिटेल, कहां से कहां तक है, ये वो स्टेट कितनी है, उस स्टेट का मैप क्या है, वो उसमें डिटेल में दिया गया है। तो अभी ये फैक्ट आप साबित नहीं कर सकते ओरली कि नहीं नहीं ये भी उसी का हिस्सा है, मतलब दूसरी आगे की 2 एकड़ जमीन जो है वो भी रामपुर स्टेट में ही आती है, ऐसे ही माना गया था। नहीं भाई, जब नक्शा दिया है तो नक्शे के बाहर आप नहीं जा सकते, है ना? जब रामपुर रामपुर टी स्टेट का मैप दिया है तो आप मैप के बाहर कैसे जा सकते हैं, या फिर वो बाहर की प्रॉपर्टी, बाहर की स्टेट कैसे आप उसका हिस्सा मान सकते हैं? जब क्लियरली मैप दिया हुआ है तो मैप में जितना विद इन मैप जो आता है वही प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट जनरल रूल। ये हो गया सेक्शन 92 का जनरल रूल। अब इसे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। जनरल रूल अगर आपको समझ में आया है तो इसमें 6 एक्सेप्शंस भी दिए हैं, जिसमें से पहले 4 एक्सेप्शंस समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या एक्सेप्शन, जनरल रूल क्या है पहले ये आप समझ लीजिए। जनरल रूल ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स लिखे गए हैं और उसे 91 के अनुसार साबित भी किया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट ही ला करके उसे साबित किया गया है, या जब जब कानून ये रिक्वायर करता है, ये जरूरी समझता है, कानून ये आपको कहता है कि ये जरूरी है, इसे लिखना पड़ेगा, वो लिखा गया है और वो लाके कोर्ट में साबित भी किया गया है, तो आपको ओरल एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, ओरल एविडेंस कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाएगा। किस कारण से? उसे ना आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ना उसको बदल सकते हैं, ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना उसमें से आप कुछ घटा सकते हैं। ये हमने 3 इलस्ट्रेशंस में समझने की कोशिश की। लेकिन अब देखिए एक्सेप्शंस क्या है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या ग्रांट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स अगर हमने एक बार साबित कर दिए तो हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन एक्सेप्शंस कहते हैं कि आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अगर वो लिखा गया है, कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट ला करके दे दिया, लिखा गया, वो जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के, ग्रांट के टर्म्स है या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स है, वो लिखे गए, या कानून ये कहता है कि लिखना जरूरी है तो आपने लिख दिया और उसे
कोर्ट में ला करके वो एविडेंस दे भी दिया गया, तो भी हम उसको ओरल एविडेंस दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? पहला एक्सेप्शन कहता है कि जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वही डॉक्यूमेंट अगर इनवैलिड हो। अब वैलिड और इनवैलिड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ? वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ ही लिया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉम्पिटेंट पार्टी द्वारा बनाया गया है, फ्री कंसेंट से बनाया गया है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कोर्शन नहीं था, फ्रॉड नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंट, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट ही, मैं मानता हूं ना जज साहब, मैं मानता हूं कि ये डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा है, मैंने अपना घर इसे सेल्डेड करके बेच दिया है, लेकिन मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं बेचा है। डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है उसी पे आप बात करो, ऐसे आप कह रहे हो, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा है या मैंने उस डॉक्यूमेंट में साइन की है, इसने मुझे फंसा करके वो साइन लिया है। मेरा साइन उसने ब्लैंक बॉन्ड पेपर पे उसने मेरा साइन ले लिया। मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चे का जो स्कूल का गैप सर्टिफिकेट है या कॉलेज उसको जाना है, तो उसे गैप सर्टिफिकेट निकालने के लिए ये बॉन्ड पेपर पे साइन करो, ऐसे बोलने के बाद मैंने साइन किया। मुझे ये नहीं बताया गया या फिर मुझे ये पता नहीं था, मुझे ये क्या पता कि वो इस बॉन्ड का ऐसे गलत इस्तेमाल करेगा। बाद में उसने जाकर के इसमें टाइप या लिख करके लाया कि मैंने मेरा घर इसको बेच दिया। एक्चुअली मैंने वो साइन किया था, ये साइन मेरा ही है, लेकिन ये साइन मुझे धोखे से इसने प्राप्त की है, मुझे धोखे में रख करके मुझे ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया हुआ है। ओरली एक कोर्ट को आप एविडेंस दे सकते हैं। लगे तो आप दो विटनेसेस को बुला लीजिए, जब मैं साइन कर रहा था तब पूछिए इन लोगों को। तो कोई भी एक विटनेस आके कोर्ट में बोल रहा है कि जज साहब इसने जब साइन किया तब बॉन्ड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो ये ओरल एविडेंस अब एडमिसिबल होगा। इस एक्सेप्शन के साथ आपको इलुस्ट्रेशन नंबर डी एंड ई पढ़ना है। अब इलुस्ट्रेशन नंबर देखिए, ध्यान रखिए कि कहां क्या पढ़ना है, तभी सेक्शन 92 समझ में आएगा। इलुस्ट्रेशन नंबर डी, एक्सेप्शन आपको समझ में आया। जनरल रूल अगर समझ में आया हो तो एक्सेप्शन समझ में आएगा। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स लिखित स्वरूप में लिखे गए हैं या कानून कहता है कि लिखना जरूरी है, तो लिखा गया है और सेक्शन 91 के अनुसार उसे साबित किया गया है, मतलब वही डॉक्यूमेंट लाके साबित किया गया है, तो आपको ओरल एविडेंस देने नहीं दिया जाएगा, यह जनरल रूल है। लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड हो जाए तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ए एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स, ये वॉज इंड्यूस्ड to do so by a misrepresentation of bees as to their value. This fact may be proved. आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी समझाया कि अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। अब इस एग्जाम्पल में हुआ क्या, ये ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, किस बात के लिए? जो बी की प्रॉपर्टी है, माइंस है, उस माइन में काम करने के लिए कोई खदानें होगी। माइन मतलब कोयले की खदान हो सकती है, कोई और खदान हो सकती है जिसमें से मिनरल निकाला जाएगा। माइन है, माइंस, माइंस में मिनरल निकलते हैं, कोयला होगा। तो जो खदानें हैं, जो माइन है, उस माइन की कीमत कुछ और है, लेकिन उसको फंसाया गया, उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया कि उसको कहा गया कि भाई ये जो माइन है, इस माइन में तो 25 करोड़ का माल निकलेगा। दरअसल वैसे हुआ नहीं, उसमें तो 1-2 करोड़ का माल निकल गया। अब इससे पैसा ऐंठा गया, इससे पैसा ले लिया गया 25 करोड़, उसको मिसरिप्रेजेंट करके। किस बात का मिसरिप्रेजेंटेशन किया? उसको कहा कि इन खदानों में तो 25 करोड़ का माल निकलेगा, लेकिन उसमें वैसा तो हुआ नहीं। अगर
अब वो जो बी अगर कोर्ट में डॉक्यूमेंट लाके दे के कोर्ट को कहता है कि योर ऑनर दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन विच ही हैज रिटन दैट ही इज रेडी, और उसने लिखा है कि मैं ये खदानों में काम करूंगा और इसका मैं 25 करोड़ रुपया दूंगा, तो इसने मुझे 25 करोड़ रुपया दिया, और डॉक्यूमेंट में इसने खुद लिख के दिया है कि मैं 25 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हूं। अब इसके आगे वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 91 तो कहता है कि ओरल एविडेंस देने नहीं दिया जाएगा, लेकिन भाई ये जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया, मैंने इस आशा से साइन किया हुआ है कि इसमें 25 करोड़ का माल निकलेगा, और आपने कहा भी था कि इसमें 25 करोड़ का माल निकलेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है आपको 25 करोड़ का माल प्रोवाइड करना, नहीं तो मैं क्यों साइन करता, आपने मुझे फंसाया। तो ये हुआ किताबी एग्जाम्पल। आप व्यवहारिक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे समझ लीजिए व्यवहार में क्या होता है कि मुझे तो फंसाया गया, वरना मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता, या वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड होने के लिए क्या क्या क्या, कैसे डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो सकता है। एक तो मुझे फंसाया गया, एक तो मुझे डराया धमकाया गया। ये देखिए ये जो एक्सेप्शन नंबर 1 है, एक्सेप्शन नंबर 1 कहता है कि इन इफेक्ट में भी प्रूव्ड, इन इफेक्ट में भी प्रूव्ड, साबित किया जा सकता है, विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, और विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर। अगर वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है तो ये साबित किया जा सकता है, या फिर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो किसी डिक्री या ऑर्डर के लिए एंटाइटल यानी कि पात्र हो जाता है तो भी वो फैक्ट प्रूव किए जा सकते हैं। रिलेटिंग देयर टू सच एज फ्रॉड, फ्रॉड है देखिए इसमें, इंटिमिडेशन है, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन। वो डॉक्यूमेंट एक तो फ्रॉड के जरिए किया गया था, या इंटिमिडेट करके उसको डरा धमका के वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया था। इलीगैलिटी मतलब गैर कानूनी तरीके से किया गया था, या फिर वो ड्यूली एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। सही सही ड्यू एग्जीक्यूशन का मतलब होता है सही तरीका, सही तरीके से उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। या फिर वांट ऑफ कैपेसिटी, वांट ऑफ कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। जैसे कि माइनर के केस में होता है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, वैसे ही अगर वो व्यक्ति उस समय बहुत सारा शराब पिया हुआ था, यानी कि हु वाज नॉट कैपेबल, वो उस समय साइन करने के, वो एग्रीमेंट पढ़ने के समझने के हालत में नहीं था, उसके हालात उस समय, उसकी जो हालत थी वो शराब के कारण या किसी और नशे के कारण वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए उसके पास पर्याप्त समझ नहीं थी। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ, अभी देखिए इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी आ गया। वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि फेलियर ऑफ कंसिडरेशन का मतलब उसमें पैसा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो ये सबूत आप ओरली कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 जो है इसको सेक्शन 92 के नीचे दिए हुए इलस्ट्रेशन नंबर डी और ई के साथ पढ़ना है, ठीक है। जनरल रूल है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, ग्रांट के टर्म्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स अगर लिखे गए हैं और सेक्शन 92 के अनुसार, सेक्शन 91 के अनुसार उसे साबित किया गया है तो आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ये जनरल रूल है। लेकिन एक्सेप्शन में आप लिख सकते हैं, आप ये एविडेंस दे सकते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड हो, या फिर उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया है, कोई फ्रॉड करके वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, या फिर इलीगली वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट बनाने वाला व्यक्ति कैपेबल नहीं था, तो आप उसका एविडेंस ओरली दे सकते हैं। अब आइए दूसरे इलस्ट्रेशन पे, यानी कि दूसरे प्रोवाइजो पे, दूसरा जो एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, separate oral agreement as to any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its terms may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the court shall have regard to the degree of formality of document. तो प्रोवाइजो 2 जो कहता है, एक्सेप्शन नंबर 2 जो कहता है कि अगर एक एग्रीमेंट किया गया लिखित स्वरूप में और इसके साथ दूसरा सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया गया,
एक एग्रीमेंट लिखित स्वरूप में किया गया, दूसरा सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया गया। अब ये कैसे होगा? आपको सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता है, उसमें लिखा हुआ है मोड्स ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट एक तो ओरली कर सकते हैं या फिर रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरली कब हो सकता है? अगर कानूनन ये जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़े, जैसे ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। और एक रिटन एग्रीमेंट हुआ और दूसरा ओरल हुआ, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। और जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट लिखा गया, उस डॉक्यूमेंट में ये बात नहीं लिखी गई जो ओरली मान ली गई थी। अब ये कैसे होगा भाई? समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यह समझना है कि क्या एविडेंस हमें एक्सेप्शन में एविडेंस, ओरली एविडेंस देना है, ओरली ये साबित करना है, क्योंकि जनरल रूल तो कहता है कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन ये प्रोवाइजो 2 कहता है कि आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। कब? अगर सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया गया है और उस पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है, और जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है वो भी उसी एग्रीमेंट, जो लिखित एग्रीमेंट के अनुसार ही है, विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट, उस लिखित एग्रीमेंट के अनुसार ही है। आप एग्जांपल ले लीजिए कि दिल्ली से पंजाब, यानी कि दिल्ली से चंडीगढ़ कोई ट्रक भर के सामान लाया जा रहा है। एग्रीमेंट करने दिल्ली में बैठे हुए व्यापारी ने चंडीगढ़ के व्यापारी के साथ एग्रीमेंट किया। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये लाल एंड कंपनी, आपके साथ ये मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं दिल्ली से आपको एक ट्रक भर के सामान, जो भी होगा, गेहूं, चावल, दाल, जो भी बोरियां है, 100 बोरियां, 200, 500 बोरियां चंडीगढ़ तक पहुंचाऊंगा। ट्रांसपोर्ट का मेरा बिजनेस है। आपके जो भी सामान है, या फिर मैं व्यापारी हूं, मैं गेहूं बेचता हूं, तो मैं एक ट्रक भर गेहूं आपको चंडीगढ़ तक पहुंचाऊंगा। एग्रीमेंट क्या हुआ? दिल्ली से चंडीगढ़। तो अब आप बताइए, अगर ये व्यक्ति चंडीगढ़ के बॉर्डर पे या चंडीगढ़ के किसी एक इलाके में जाके रुकता है और कहता है कि भाई आप अपना सामान ले जाए, चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास ये दिल्ली से ट्रक ले आया चंडीगढ़ के रेलवे स्थानक पे, रेलवे स्टेशन पे। अब ये जो दूसरा जो व्यापारी है जिसने चीजें मंगवाई थी, उसकी दुकान है बस अड्डे के पास, और रेलवे स्टैंड बस अड्डे के बीच 6 किलोमीटर का अंतर है। अब डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट तो यही हुआ है कि दिल्ली से चंडीगढ़ चीजें पहुंचानी है। अब ड्राइवर वहीं से फोन कर रहा है, उसको कहता है कि भाई आप अपना सामान ले जाए। वो कहता है कि अरे मैंने तुम्हारे साहब को बोला था, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ ले आऊंगा। तो देखिए, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ चीजें ले आया, मैं रेलवे स्टैंड के पास खड़ा हूं। मतलब वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि देख भाई, मैंने तेरे मालिक से बोला था कि मैं, कागज में तो लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ लाना है चीजें, लेकिन मैंने ओरली उसको कहा था कि भाई चंडीगढ़ में रेलवे स्टैंड पर आने के बाद फोन कर दीजिए, वहीं बस स्टैंड के पास मेरी दुकान है। तो उन्होंने कहा कि जी कोई टेंशन ना लीजिए आप, हम जरूर पहुंचा देंगे, आप बस फोन करने पर एड्रेस बता दीजिए कैसे आना है आपके दुकान के पास, तो मैं दुकान तक आपकी चीजें पहुंचा दूंगा। ये सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने भी ये मान लिया था। मैंने उनको कहा था कि दुकान तक चीजें पहुंचाई जाएगी, और उन्होंने ये मान भी लिया था। हमारा ऐसा सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था। ये कोर्ट में आप साबित कर सकते हैं। इस प्रोवाइजो के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर एफ एंड जी साथ में पढ़ना है। देखिए एफ में एक्सेप्शन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन के लिए इलस्ट्रेट किया गया है। ये ऑर्डर्स गुड्स ऑफ बी बाय अ लेटर इन विच नथिंग इज सेड एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट। देखिए मैंने एग्जांपल टाइम, एज टू द प्लेस, मैंने जगह का एग्जांपल दिया। अब किताब में लिखा हुआ है, बैरैक्ट में एग्जांपल लिखा हुआ है टाइम का, कि उसमें टाइम नहीं, एग्रीमेंट तो किया गया लेकिन एग्रीमेंट में टाइम नहीं लिखा हुआ, कितने बजे, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में पैसा दिया जाएगा। एंड एक्सेप्ट द गुड्स ऑन डिलीवरी, बी सूज ये फॉर द प्राइस,
ये may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired। मतलब यहां एग्रीमेंट तो किया गया, एग्रीमेंट क्या किया गया है कि मैं चीजें आपको बेचूंगा, लेटर लिखा गया, लेटर में लिखा गया है कि मैं चीजें आपको बेचूंगा, उसने खरीद लिया, उसको डिलीवरी भी दे दिया गया, सिर्फ चीजें खरीदने बेचने का व्यवहार हुआ था, पैसे कब देने हैं इसका व्यवहार उस कागज में नहीं है। तो कोर्ट में जिसने खरीदा है वो ये साबित कर सकता है कि ओरली मैंने उसको बोला था क्रेडिट, यानी कि मैंने उधार लिया था 2 महीने के लिए, अभी उसमें 1 महीना और बाकी है, 1 महीने के बाद मैं पैसा दे दूंगा। ओरली मैंने एग्रीमेंट किया था, लगे तो आप पूछ लीजिए, मेरे दुकान के काम करने वाले 2 बच्चे वहीं खड़े थे, 2 बच्चों को बुलाया गया, 20-22 साल के 2 लड़के हैं, उन्होंने कहा कि जी साहब हमारे साहब ने कहा था चीजें आप भेज दीजिए, फिर अगले महीने में मैं 30 तारीख को पैसा दे दूंगा। ओरल एविडेंस दे दिया गया और कोर्ट ने इसे एडमिट भी करना है। ठीक है, ओके। दो एक्सेप्शंस हमने इसमें पढ़ लिए। अब ये तीसरा जो एक्सेप्शन है ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, ये भी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट था जिस पर डॉक्यूमेंट साइलेंट था, अब ये जो ओरल एग्रीमेंट हो रहा है इसमें कंडीशन लगाई जा रही है। एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके साथ ओरल एग्रीमेंट के साथ कंडीशन लगाई गई। इसके लिए मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक इजी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, अपना बंगलो बनवाना चाहते हैं, तो आपने बिल्डर को बोला कि भाई ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी जगह है, आप हमें बंगलो बना के दीजिए। तो बिल्डर ने कहा ठीक है जी हम बना देंगे, कोई परेशानी नहीं है, इसका 1 करोड़ रुपया लगेगा। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 1 करोड़ रुपया दे देंगे, उसमें आपका सारा सामान, सरिया, रेत, सीमेंट आप ही लगाएंगे, आप ही के मजदूर होंगे, आप ही का सारा सामान होगा, आप ही सब करेंगे, बस हमको डायरेक्ट घर बनवा के, बंगलो बनवा के हमको चाबी बस दे दीजिए, उसमें लाइट वाइट फैन वैन सब लगा दीजिए, कहीं टीवी एसी सारी चीजें होनी चाहिए वेल इक्विप्ड, सिर्फ हमारे खाने पीने के बर्तन हम लेकर के आएंगे, बस ऐसे घर बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा जी बनवा देंगे। लेकिन ये कागज में ये सारा लिख दिया, मैंने अभी आपको जितना बताया वो सारा उन्होंने कागज में लिख दिया, डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि इस घर बनवाने में कौन सा सीमेंट लगाया जाएगा। अंबुजा का सीमेंट लगाया जाएगा, एसीसी का लगाया जाएगा, या फिर अल्ट्राटेक का लगाया जाएगा। लेकिन ओरल एग्रीमेंट ये हुआ दोनों के बीच, बिल्डर और घर मालिक के यानी कि प्लॉट मालिक के बीच। ओरली बिल्डर ने उसको बोल दिया कि भाई हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, उसमें हमने ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मेरे पास 3 कंपनी के सीमेंट अवेलेबल है, 3, तो तीनों में से कोई भी एक मैं इस्तेमाल करूंगा, क्या आपको मंजूर है? तो उन्होंने कहा जी हमको कोई परेशानी नहीं, आप जो चाहे सीमेंट इस्तेमाल कर लीजिए, एसीसी का लगाइए, अंबुजा का लगाइए, अल्ट्राटेक का लगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, देखिए कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन, मैं घर तो बनवा दूंगा लेकिन सेपरेट ओरली उसने ये बोल दिया मेरी एक कंडीशन है, क्या कि सिर्फ ये 3 सीमेंट में से ही कोई एक सीमेंट में इस्तेमाल करूंगा, 3 में से कोई एक। अब जब घर बनवाने की बारी आ गई, बिल्डर साहब आ गए, घर बनवाना शुरू हो गया, तभी बीच में कोई उस प्लॉट के मालिक को यानी कि घर मालिक को किसी ने बोल दिया होगा कि भाई अंबुजा की जगह तू अल्ट्राटेक इस्तेमाल कर ले, या किसी उसके भतीजे ने इंजीनियर होगा जो उसने बता दिया होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल कर ले ताकि बढ़िया घर हो जाएगा। फिर आके ये बोलता है कि देखो बिल्डर साहब मेरे घर को अल्ट्राटेक सीमेंट ही लगेगा। तो बोला भाई मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मेरे पास 3 सीमेंट अवेलेबल है, 3 में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लूंगा मैं, अब अल्ट्राटेक का मेरा स्टॉक खत्म हो चुका है इसलिए मैं अंबुजा इस्तेमाल कर रहा हूं। तब ये घर वाला कोर्ट पहुंचा और बोलता है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जज साहब को बोलता है कि जज साहब मैंने इसको कहा कि अल्ट्राटेक का सीमेंट इस्तेमाल कर ले, तो ये कहता है कि मैं अंबुजा का करूंगा। एग्रीमेंट के समय कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है ला करके दिखा दिया कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि इसमें तो कोई सीमेंट विमेंट का कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन साहब हमारा ओरल सेपरेट एग्रीमेंट हुआ था, क्या हुआ था? तो बिल्डर ने कह दिया कि बिल्डर ओरल एविडेंस दे रहा है, बिल्डर कहता है कि साहब मैंने कहा था कि मेरे पास 3 कंपनी के सीमेंट अवेलेबल है, 3 में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लूंगा मैं।
तो इसने उस समय हाँ कहा था, लगे तो आप इसको पूछ लीजिए। उस विटनेस को लाया गया कोर्ट में, वो विटनेस कहता है कि हाँ साहब, घर मालिक ने कहा था कि तीनों में से कोई भी एक सीमेंट इस्तेमाल कर लो। अब बिल्डर कहता है कि मेरे पास अल्ट्राटेक का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं अंबुजा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एविडेंस कोर्ट में देने दिया जाएगा। ये है एक्सेप्शन। ठीक है। अब ये चौथा एक्सेप्शन, मैंने जैसे आपको कहा था कि 4 एक्सेप्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 4 एक्सेप्शंस को समझना जरूरी है, जो जनरल रूल को एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। चौथा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट अलग से सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसीड और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड। कोई अलग से बाद में, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, ओरल डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट, ये एक तो लिखित हुआ, अब इसके साथ साथ एक अलग से ओरल एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट के बाद, जो लिखित एग्रीमेंट हुआ उसके बाद, उसमें ये कहा गया, समझ लीजिए कि ओरल एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि मैं अपना घर आपको बेच रहा हूं, घर। अब ओरली उन्होंने ये मान लिया कि भाई तुमने तो इसमें घर लिखा हुआ है और तुम्हारा तो इस सिटी में 4 घर है, तो कौन सा घर? तो बोलेंगे यार भाई चारों मैंने एक जैसे ही बनाए हैं, फिर भी अगर तुमको जो पसंद आया वो घर आप खरीद लीजिए, और उसमें वैसे मेंशन तो किया ही है मैंने, कौन सा घर आपको पसंद आएगा, बाद में हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, डिटेल में लिखेंगे, ईस्ट में कौन, वेस्ट में कौन, साउथ में कौन, नॉर्थ में कौन, कौन सा नंबर है, घर नंबर, कौन सी गली है, कौन सा इलाका है, उसका डिटेल हम बाद में लिख लेंगे। मॉडिफाई सब्सिक्वेंट, बाद में ही हमने जब खरीदने गया तो कहता है कि तू यही घर ले ले, बोलता है कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो दूसरा वाला चाहिए। तो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट दिखाया गया, डॉक्यूमेंट में बस इतना लिखा हुआ है कि मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन ये खरीदने वाला कोर्ट को ये ओरल एविडेंस दे सकता है, बोल सकता है कि जैसा हमने बाद में इसको मॉडिफाई करने या अमेंड करने के लिए मान लिया गया था। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, ये इस एग्जाम्पल से ये समझना चाहिए कि अगर कानूनन ये जरूरी है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये उल्टा हो गया, कैसे? सेक्शन 54 के अनुसार सेल तो होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अब इस एक्सेप्शन को भी, एक्सेप्शन देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है क्या, अगर एक्सेप्ट इन केसेस, ये पहले से सेक्शन 4 नंबर का एक्सेप्शन है, अब इस एक्सेप्शन को एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। अब घर खरीदना तो कानूनन रिक्वायर्ड बाय लॉ राइटिंग में होना चाहिए, तो इसमें आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कोई एग्रीमेंट होता, दूसरा जैसे चीजें खरीदने का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में यह लिखा गया, पहले लिख दिया गया कि मैं आपको 50 विंडो, कांच की 50 विंडो में आपको बेच रहा हूं, बाद में उसने बोला कि यार मुझे 50 की जरूरत नहीं है, तो ठीक है ना यार, कम ज्यादा कर लेंगे, मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, लिखे हुए कागज में जो डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हुई है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो सेल्डिड आप घर का बनवा रहे हैं या जमीन का बनवा रहे हैं, उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लिखित स्वरूप में और रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो उसमें आप दूसरा ओरल एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ये। लेकिन ये जो प्रोवाइजो 4 है, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो ओरल एग्रीमेंट उसी जगह हो सकता है जहां कानूनन ये जरूरी नहीं है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट होता है या कोई व्यवहार होता है, तो वो तो लिखित होना चाहिए, इसलिए एक्सेप्शन को एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है। ये जो नीचे के हुए एच एंड आई इलस्ट्रेशन, इसके साथ पढ़ना है। प्रोवाइजो नंबर 5 है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा इन दोनों को शॉर्ट में कवर कर दूंगा। प्रोवाइजो नंबर 5 जो कहता है, प्रोवाइजो नंबर 5 में सिंपली इतना कहा गया है कि अगर कोई यूसेज या कस्टम होगा तो ओरली हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम दुकान में किसी केक वाले के पास, बेकरी में केक खरीदने गए, तो कस्टम यही है कि केक खरीदने के बाद जिसका बर्थडे है उसके नाम हम लिख देते हैं कि हैप्पी बर्थडे समीर भाई, दिनेश भाई, उमेश भाई, लिख देते हैं, है ना। ये तो कस्टम है। ऐसा थोड़ी है कि हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई 50,000 का केक चाहिए हमें 200 किलो का, और
एग्रीमेंट में इतना ही लिखा हुआ है कि 200 किलो का केक, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा और उसका पैसा इतना होगा। इसमें तो ये लिखा नहीं कि उस पर लिखावट कौन करेगा, हैप्पी बर्थडे कौन लिखेगा। अब ये तो कस्टम है ना भाई, ये जरूरी है क्या समझना, ये लिखना जरूरी है क्या, ये तो कस्टम ही है। अब जैसे हम केले खरीद लेते हैं केले वाले के पास से, तो ये जरूरी है क्या कि उसको हम बोलेंगे कि इसको कैरी बैग में डाल के दे, ये तो कस्टम ही है ना। कपड़े वाले, कपड़े की दुकान से हमने कपड़ा खरीद लिया, तो ये कस्टम ही है कि कपड़ा खरीदने के बाद वो हमको कैरी बैग दे ही देगा। क्या जरूरी है हमको ये लिखना कि आप मुझे कपड़े बेचेंगे, कपड़े के साथ कैरी बैग भी देंगे? जरूरी नहीं है। दिस इज कस्टम। सो जनरल रूल इज कि डॉक्यूमेंट में लिखा है वही साबित होगा, लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि जो कस्टम होगा उसके साथ ये भी साबित किया जाएगा। और सेक्शन अपना जो एक्सेप्शन नंबर 6 है, ये तो बहुत ही सीधा साधा साधारण एग्जाम्पल है। ये ये कहता है कि भाई जो जैसे चीजें लिखी गई है बस वैसे ही साबित होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। एग्जिस्टिंग फैक्ट अस्तित्व में क्या है उसी हिसाब से वो साबित होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूंगा। अब उसके पास दो मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिल है। एक उसने 4 दिन पहले खरीद करके लाई है जो 2 लाख की है मोटरसाइकिल, और जो पुरानी है वो 50,000 में बेचने का उसने सौदा कर दिया। तो उसने जब एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल तुम्हें बेच रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि वो पुरानी ही बेचेगा, है ना। 50,000 को लिखा हुआ है, अब इसने 4 दिन पहले 2 लाख को खरीद के आपको 50,000 में क्यों बेचेगा, है ना। तो ये ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।